Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series, it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that Hindi and English for explaining the topic. Today's topic is Aristotle. Earlier I have explained the topic Plato. This is the second unit, political Western political thought. Okay, I have completed first unit and within first unit there were 15 topics. I have uploaded all the videos and created a playlist also. So those who are new subscriber or those who are new student to this channel, they can watch the previous video also so that you can have better clarity because unit 1 and unit 2 are interlinked. Okay, so and इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द प्लेटो लेक्चर ऑन प्लेटो. ओके, सो जिन्होंने प्लेटो को नहीं देखा है वो प्लेटो को ज़रूर देखें. देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स फिलोसोफर्स हैं, ये तभी समझ में आएंगे जब आप इसको सीक्वेंस में देखेंगे, चाहे वो यूजीसी के स्टूडेंट्स हों चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हों. ओके, बिकॉज सबसे पहले प्लेटो को पढ़ना ज़रूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग एरिस्टोटल्स फिलोसफी. एरिस्टोटल की फ़िलोसफी को समझने के लिए प्लेटो की फ़िलोसफी समझना ज़रूरी है. प्लेटो को पढ़ने के लिए सोक्रेटिस को पढ़ना ज़रूरी है. सिमिलरली एरिस्टोटल, इसी तरह जब हम लोग और लॉक, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन रॉल्स, इन लोग के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको सब इससे पहले क्या फ़िलॉसफी चल रही थी वो समझना बहुत ज़रूरी है. सो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं तो प्लीज़ मैं उनसे यही बोलूँगी कि पहले आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस, जो इसकी प्लेलिस्ट मैंने यूजीसी नेट के नाम पे जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें यू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो फॉर बेटर क्लैरिटी. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ एरिस्टोटल. सी, मैंने इससे पहले प्लेटो वाले लेक्चर में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि प्लेटो जो थे वो किसके शिष्य थे? वो सोक्रेटिस के शिष्य थे. ये लोग कौन है? ये एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स हैं. ये ग्रीस के फिलोसोफर्स थे. ठीक है. एरिस्टोटल जो हैं वो किसके स्टूडेंट थे? वो प्लेटो के स्टूडेंट थे. तो प्लेटो जो थे वो एरिस्टोटल के मास्टर थे एक तरीके से. ठीक है. तो आज हम प्लेटो ने कुछ थ्योरीज दी थी, फिर एरिस्टोटल उन्हीं की एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया था फॉर स्टडिंग फ़िलोसफी. तो इनिशियली जो एरिस्टोटल जो थे वो क्योंकि उनके स्टूडेंट थे तो उनकी फ़िलोसफी उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस डाली थी एरिस्टोटल पे. बट एरिस्टोटल जो है वो उनके कुछ फ़िलोसफीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और वो लेटर ऑन अपनी खुद की एक इंडिविजुअल फ़िलोसफी भी देते हैं. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट थॉट भी उन्होंने दिया. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हु वाज, सबसे पहले एरिस्टोटल का टाइमलाइन देखिए. 384 to 322 BC, दिस वॉज द टाइमलाइन फॉर एरिस्टोटल. ठीक है. और उनके जो ये प्लेटो जो थे उनकी टाइमलाइन क्या थी? 427 to 347 BC. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, Aristotle was ancient Greek philosopher. He was the disciple of Plato. Disciple मतलब प्लेटो के जो उनके गुरु थे वो उनके शिष्य थे. डिसाइपल मतलब शिष्य. प्लेटो के डिसाइपल भी थे और साथ ही साथ उनके क्रिटिक भी थे. क्रिटिक क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों में प्लेटो को क्रिटिसाइज़ भी किया था. फॉर एग्जांपल उन्होंने किस चीज़ में क्रिटिसाइज़ किया था? इसीलिए मैं बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप इससे पहले वाला जो 2 लेक्चर मैंने पार्ट्स में 2 लेक्चर में मैंने प्लेटो को एक्सप्लेन किया है तो वो भी ज़रूर समझिए, तभी आपको ये एरिस्टोटल की बेटर क्लैरिटी होगी. ठीक है. सो प्लेटो ने जैसे कि अपनी वो बहुत ही आइडियलिस्टिक थ्योरीज उन्होंने दिया था कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग, उन्होंने फिलोसोफर किंग का बारे में बताया था. तो एरिस्टोटल ने उनको प्लेटो को इसी चीज़ में क्रिटिसाइज़ किया था कि जो प्लेटो ने जो सोल्यूशन दिया है फॉर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन एथेंस, क्योंकि देखिए एरिस्टोटल भी ग्रीस से बिलोंग करते थे.
प्रॉब्लम क्या थी, ये लोग किस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते थे। जो ग्रीस में एथेंस में वहाँ पर एथेंस वहाँ का एक सिटी स्टेट था ग्रीस का, तो वहाँ का जो ये एथेंस में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ करप्शन, ओके, तो उस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कैसे उसका सल्यूशन क्या निकाला जाए, ये प्लेटो ने भी उसी के सल्यूशन निकालने के लिए वेरियस थ्योरीज दी एंड एरिस्टोटल ने ली। बट प्लेटो ने जो थे ही वॉज आइडियलिस्टिक एंड बट एरिस्टोटल वॉज प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। तो इसी बेसिस पे एरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज भी किया था। सो एरिस्टोटल वॉज द एशियंट ग्रीस फिलोसोफर, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो एज वेल एज क्रिटिक ऑफ प्लेटो, ओके। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। देखिए प्लेटो को क्या फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, बिकॉज ही वॉज अ पाइनियर इन गिविंग पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक फिलोसोफर। प्लेटो जो थे वो पहले सिस्टमैटिक फिलोसफर थे जिन्होंने फिलोसफीज दी। बट एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक्चुअली अगर हम एरिस्टोटल के बारे में समझे तो एरिस्टोटल का अगर हम उनके सराउंडिंग इनका बर्थ कहाँ पे हुआ, तो एरिस्टोटल के जो फादर थे ना वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, उनके जो ग्रैंड फादर थे वो किंग थे, मैसेडोनिया के किंग थे। तो वो जो मैसेडोनिया के किंग थे उन्हीं के कोर्ट फिजिशियन थे एरिस्टोटल के फादर। एरिस्टोटल के फादर कोर्ट फिजिशियन का वर्क करते थे वहाँ पे। तो इसीलिए जो एरिस्टोटल ने अपने मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा साइंस, मेडिसिन और बहुत ही ये सारी चीज़ें देखी थी, तो इसीलिए उनका जो आउटलुक था वो कैसा था, वो साइंटिफिक आउटलुक था, ठीक है, एरिस्टोटल का। इसीलिए इन्होंने पॉलिटिक्स को भी साइंस से रिलेट करके वो एक न्यू फील्ड क्रिएट की, दैट इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ओके। एंड he compared 150 he studied 158 constitution to give the best form of government, ठीक है, सो दैट कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी ग्रीस में उसको कैसे हम ठीक कर दें। उसके लिए उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस सिटी स्टेट्स के उन्होंने पढ़े, देखे और उससे फिर उन्होंने कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। ये हम एरिस्टोटल के एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, फिर उसके बाद हम इनकी वेरियस थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उनके ट्यूटर भी थे, मतलब उनके टीचर भी थे एरिस्टोटल, ठीक है। उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल थॉट थी वो कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल थॉट जो थी वो कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ स्टेबिलिटी ओवर चेंज, ठीक है। कंजर्वेटिव मीन्स होता है कि आप जो चेंजेस को रजिस्ट करें, ही डोंट वांट चेंजेस, ही वांट टू रिस्टोर द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी चाहते थे ना कि चेंजेस चाहते थे, ठीक है। तो ही वॉज कंजर्वेटिव, हिज पॉलिटिकल थॉट वॉज कंजर्वेटिव। ही बिलीव्स इन मिडल पाथ, वो मिडल पाथ पे बिलीव करते थे। मिडल पाथ मतलब जैसे कि गौतम बुद्ध मिडल कहते थे, मध्यम मार्ग, सिमिलरली एरिस्टोटल भी जो है वो मिडल पाथ पे बिलीव करते थे और वो कहते थे कि हमें दो एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए। जैसे प्लेटो जो है बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक बनाना चाहते थे एथेंस को, एक एथेंस सिटी स्टेट को बहुत ही आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। तो वो कहते थे कि हम किसी भी चीज़ में मतलब एक्सट्रीम्स को हम अचीव नहीं कर सकते इन प्रैक्टिकल फॉर्म, तो वी हैव टू चूज द middle path, and he has given the statement that golden mean is the golden rule. golden mean मतलब अगर आप middle path चूज करोगे तो वही golden rule है, ठीक है। so this was the statement by Aristotle. अब एरिस्टोटल पे प्लेटो की फिलोसफी का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा ये हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम प्लेटो ही एक्वायर्ड द अंडरस्टैंडिंग दैट मैन इज़ सोशल बाय नेचर। जैसे प्लेटो ने क्या बोला था कि मैन जो है वो सोशल है बाय नेचर, मतलब वो सोसाइटी में और ग्रुप्स में और इंडिविजुअल्स में रहता है। तो इसी बेसिस पे एरिस्टोटल ने भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने भी अपनी थ्योरी ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें उन्होंने दी और उन्होंने बोला कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ गुड स्टेट, ओके। तो प्लेटो से वो इस बात से इन्फ्लुएंस है कि मैन इज़ सोशल बाय नेचर एंड मस्ट लिव एन एसोसिएटेड एग्जिस्टेंस।
सोसाइटी जो है वो बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है इमेंस लाइफ की, ठीक है। तो प्लेटो भी सोसाइटी को प्रायोरिटी देते थे एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। सोसाइटी को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे इंडिविजुअल से। इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके प्लेटो एरिस्टोटल ने भी बोला कि जो है सोसाइटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेट जो है वो प्रायर है देन इंडिविजुअल। ही ऑल्सो अपोज्ड डेमोक्रेसी। जैसे प्लेटो ने डेमोक्रेसी को अपोज किया तो वैसे ही एरिस्टोटल ने भी डेमोक्रेसी को अपोज किया, और उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द मिडिल एंड पुअर पीपल, और मासेज और मेजॉरिटी लोगों का रूल होता है। तो इसमें एक तरह से माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, प्लस जो पुअर एंड मिडिल पीपल है उनके पास उतना रीज़न नहीं होता, उनके पास इतनी विस्डम नहीं होती है टू टेक द डिसीजंस इन रिगार्डिंग पॉलिटिकल स्फेयर्स, ठीक है। सो इसीलिए वो बहुत ही करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो दोनों ने डेमोक्रेसी को अपोज किया। थर्ड पॉइंट, स्टेट एग्जिस्ट टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव मोरल परफेक्शन। दोनों ये कहते थे कि स्टेट नेसेसरी है, और स्टेट क्यों नेसेसरी है, क्योंकि वो व्यक्ति को मॉरल परफेक्शन अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे कि प्लेटो ने अपनी द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग दिया, और उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी थी, एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे पीपल जो है लर्निंग सीखता है, और उसके हिसाब से फिलोसोफर किंग को हम चूज़ करते हैं। तो सिमिलरली इन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से कहा कि स्टेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन नहीं दिया एरिस्टोटल ने, बट इस चीज़ से प्लेटो की इस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ स्टेट हेल्प करता है इंडिविजुअल को मॉरल परफेक्शन अचीव करने पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसपे कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी का एरिस्टोटल पे इन्फ्लुएंस पड़ा। अब हम लोग प्लेटो और एरिस्टोटल पे क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो हम एरिस्टोटल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक ये जो स्टेटमेंट है, ये इस स्टेटमेंट को अपने माइंड में आप रखिएगा कि प्लेटो इज़ एन आइडियलिस्टिक, ठीक है। प्लेटो को हम लोग क्या कहते थे, प्लेटो इज़ एन आइडियलिस्टिक, वेट यहाँ पे ना Plato is an idealist and Aristotle is a realist, ठीक है। ये डिफरेंस भी था। देखो सबसे पहले प्लेटो जो है ये यूटोपियन थे। यूटोपियन मतलब यूटोपिया मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ प्रैक्टिकल में पॉसिबल ना हो, बस थ्योरी में ही वो पॉसिबल हो सकती है। तो क्योंकि जैसे प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग दी, तो प्रैक्टिकल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक फ़िलासफ़र किंग को ढूंढना, और क्या, और वो फ़िलासफ़र किंग अगर हम ढूंढ भी ले तो वो लेटर ऑन वो करप्ट ना हो, ये भी पॉसिबल मतलब कोई फुल इसकी श्योरिटी नहीं है। सो प्लेटो यूटोपियन थे, ठीक है। बट एरिस्टोटल की जो थ्योरीज थी वो बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक थी, ठीक है। प्लेटो जो है वो परफेक्शन पे बिलीव करते थे क्योंकि ही वांट टू मेक एन आइडियल स्टेट, ठीक है। प्लेटो बहुत ही परफेक्शन को ढूंढते थे, बट एरिस्टोटल मॉडरेशन पे बिलीव करते थे। जैसे ऊपर हमने देखा कि एरिस्टोटल मिडिल पाथ और गोल्डन मीन का रूल उन्होंने बताया कि हम आइडियल स्टेट को अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिकल में, सो वी शुड मूव टू गोल्डन मीन। हम लोग को गोल्डन मीन देखना चाहिए, मॉडरेशन पे बिलीव करना चाहिए। तो ये डिफरेंस था। तो प्लेटो जो थे एक तरीके से एरिस्टोटल के टीचर तो थे, एरिस्टोटल जो थे इनके डिसाइपल तो थे, बट कुछ जगह पे ऊपर हमने देखा कि एरिस्टोटल पे कुछ जगह पे प्लेटो का इन्फ्लुएंस भी पड़ा, बट कुछ जगह पे एरिस्टोटल प्लेटो से उनकी जो थॉट थी वो डिफरेंस भी थी। तो ये हम डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में। प्लेटो जो थे वो यूटोपियन थे, वो उनकी जो थ्योरीज थी वो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं थी, बट एरिस्टोटल बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक, वो रियल लाइफ सिचुएशंस को देख के प्रैक्टिकल वहाँ एथेंस पे क्या सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वो
थ्योरीज थे। ये परफेक्शन पे बिलीव करते थे, ये मॉडरेशन पे बिलीव करते थे, ये बहुत ही रेडिकल थे, ये चेंज पे बिलीव करते थे। बट एरिस्टोटल बहुत ही कंजर्वेटिव थे। ही डोंट प्रेफर चेंज, he doesn't prefer changes. ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। और बट ये बहुत ही गोल्डन मीन थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्योंकि ये क्या चाहते थे, इनको आइडियल स्टेट, रूल ऑफ फिलोसफर किंग, तो ये बहुत एक्सट्रीम पे जाते थे, मतलब बात करते थे प्लेटो। बट एरिस्टोटल जो है वो गोल्डन मीन की बात करते थे, वो मिडिल पाथ की बात करते थे। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो मिडिल पाथ की बात करते थे। इनका जो अप्रोच था प्लेटो का वो कैसा था, वो डिडक्टिव अप्रोच था। मतलब कि वो पहले वो जनरल कोई बात करके फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर्टिकुलर पे आते थे। ठीक है, बट एरिस्टोटल का जो अप्रोच था वो इंडक्टिव अप्रोच था, वो पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अब देखिए, सबसे पहली बात प्रॉब्लम क्या थी ग्रीक सिटी स्टेट की, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रीक स्टेट की जो प्रॉब्लम थी वो थी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो रूलर थे उनमें क्या थी, मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मॉरल एनार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो उन्होंने बोला था स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों इस चीज़ पे बिलीव करते थे। ठीक है, एरिस्टोटल भी कहते थे कि जो स्टेट है, द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। स्टेट की क्यों ज़रूरत है, एक अच्छी गुड लाइफ देने के लिए स्टेट की ज़रूरत है। ठीक है, ये दोनों ही बिलीव करते थे। बट प्लेटो बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच देते थे, बहुत ही बट एरिस्टोटल ने एक साइंटिफिक फाउंडेशन दिया। उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच दिया कि कैसे हम एक स्टेट, मतलब किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम पॉलिटिक्स कैसी हो, स्टेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा हो, उसका एक उन्होंने साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच बताया। प्लेटो ने बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच बताया। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एरिस्टोटल कौन थे, इनकी क्या टाइमलाइन थी, एरिस्टोटल और प्लेटो में क्या डिफरेंस था, प्लेटो की कौन सी फिलॉसफी, प्लेटो की फ़िलॉसफी का क्या इम्पैक्ट एरिस्टोटल पे पड़ा। अब हम पढ़ते हैं कि एरिस्टोटल ने कैसे जो है पॉलिटिक्स को एज अ मास्टर साइंस बताया। ठीक है, एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को बोला कि ये पॉलिटिक्स जो है वो मास्टर साइंस है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे। साइंस ऑफ, इनका जो बचपन था वो साइंस के इर्द गिर्द ही बीता, क्योंकि इनके जो फादर थे वो कोर्ट फिजिशियन थे। किसमें, अलेक्जेंडर के ग्रैंडफादर के फोर्थ फिजिशियन थे। तो इन्होंने जो है ऑल टाइम मतलब साइंस और मेडिसिन और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इनका बचपन बीता। और तो इस वजह से इनका भी जो आउटलुक था वो कैसा, वो इनका टेम्परामेंट हो गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को भी एज अ साइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, एंड इवन ही सेड दैट कि पॉलिटिक्स जो है वो मास्टर साइंस है। मीन्स कि जैसे प्लेटो का, यहाँ पे भी प्लेटो और अरिस्टोटल में डिफरेंस था। प्लेटो जो थे उन्होंने सारी फिलोसफीज़ को, लाइक एथिक्स, फिलोसफी, एजुकेशन, जितनी भी फील्ड्स थी ऑफ नॉलेज, उन सबको कंबाइन कर दिया था उन्होंने अपनी एक बुक में, रिपब्लिक में। ठीक है, प्लेटो की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी रिपब्लिक। उस बुक में उन्होंने सारी फील्ड्स ऑफ नॉलेज को कंबाइन करके समझाया था। बट एरिस्टोटल ने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बताई। उन्होंने बोला फिजिक्स एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, बायोलॉजी एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ओके, सो उन्होंने मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, तो इन्होंने डिफरेंट डिस्टिंक्शन, तो एरिस्टोटल ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है। फिर उन्होंने ये बोला, इसीलिए ये सबसे पहले ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने नॉलेज को क्लासिफाई किया। ठीक है, ही क्लासिफाइड नॉलेज, ओके, एंड ही डेवलप्ड इंडिपेंडेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने पॉलिटिक्स को की भी फाउंडेशन लेड की ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, इनकी जो बुक थी, ये बुक का नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एरिस्टोटल की। इस बुक में इन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ साइंस
इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव रखी, ठीक है। इनकी जो एरिस्टोटल की और भी बुक थी, एथिक्स एंड रेटोरिक, वहाँ पे भी इन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, एथिक्स को और इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और इन्होंने ये बोला कि जो ये पॉलिटिक्स है, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है, ये एक मास्टर साइंस है या मास्टर आर्ट है। मास्टर साइंस एंड मास्टर आर्ट मीन्स व्हाट, कि मतलब ये सुपीरियर है टू ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है पॉलिटिक्स? क्योंकि इट इज़ कंसर्न विद द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो ह्यूमन लाइफ का एंड है उससे कंसर्न होती है। अब ह्यूमन लाइफ का एंड क्या है? अचीविंग गुड लाइफ, ठीक है। ह्यूमन लाइफ का स्टेट का एंड क्या है? स्टेट किस लिए बनाई है? ताकि वो एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सके, एक सोसाइटी में अच्छी लाइफ सबको दे सके। तो पॉलिटिक्स किस लिए, पॉलिटिक्स जो है वो किस चीज़ से कंसर्न होती है? इट इज़ कंसर्न विद द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जो अदर साइंसेज हैं, दीज आर कंसर्न विद द मीन्स फॉर अचीविंग दिस एंड। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ को देखो, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहे हैं एरिस्टोटल? ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आर मेयरली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर पॉलिटिकल लाइफ। जो अदर ब्रांचेस है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल नॉलेज होना, ये क्या है? ये जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ब्रांच है, सब ब्रांच है। और ये ब्रांच एक सिर्फ मीन्स है, एक ज़रिया है, ये कोई एंड नहीं है, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स कम्प्रीहेंड्स ऑल द एक्टिविटीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन विच आर मेंट टू सिक्योर गुड लाइफ। देखिए एरिस्टोटल का क्या कहना था कि जैसे कि जो अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, फिज़िक्स हो, मेट्रोलॉजी हो, मेटाफिज़िक्स हो, ये सारी जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं ये एक ज़रिया है एक अच्छी लाइफ को अचीव करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है सपोज़ फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स में जो लॉज थे, न्यूटन्स लॉ एंड ऑल दैट, ठीक है जी, या फिर जो भी हमने फिज़िकल प्रोसेस पढ़े, उससे हमारी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आया। लाइक हमने कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर लिया, हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कर लिए अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, बल्ब का क्रिएशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, तो ये हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। बट क्या ये एक एंड है हमारा? नहीं, ये एंड नहीं, ये जस्ट एक, ये जो एक पार्ट है, ठीक है। जैसे बॉडी में डिफरेंट इन्होंने एनालॉजी विद दी बॉडी की, कि जैसे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी एंड हैंड्स, लेग्स एंड ऑल दैट, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और कुछ जो है मतलब कुछ सुपीरियर होते हैं, लाइक हार्ट है, लंग है, किडनी है, दीज आर लीवर, दीज आर ब्रेन, ठीक है। तो ये सुपीरियर होते हैं, तो उसमें से ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज करने में, एक अच्छा बॉडी हेल्दी रखने में। तो इन्होंने ये बोला कि जो अदर ब्रांचेस हैं ये सिर्फ ज़रिया है एक अच्छी लाइफ को अचीव करने का, ये कोई एंड नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो एंड है। एंड क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग और टू सिक्योरिंग गुड लाइफ। पॉलिटिक्स किस चीज़ में हेल्प करती है? एक अच्छी लाइफ को सिक्योर करने में पॉलिटिक्स हेल्प करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं, तो सब कुछ पॉलिटिक्स के अंडर में आता है, ठीक है। इसीलिए इस स्टेटमेंट का आई होप मतलब आपको समझ में आया होगा कि इट इज़ कंसर्न विद द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो पॉलिटिकल साइंस है, इट इज़ कंसर्न विद अचीविंग द एंड। ह्यूमन लाइफ का एंड क्या है? टू हैव टू सिक्योर गुड लाइफ। तो इस एंड को अचीव करने में पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है। और जो अदर साइंसेज ऑफ या अदर जो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज है, दीज आर जस्ट मीन्स फॉर अचीविंग दिस एंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया फिज़िकल एक्सरसाइज का। इन्होंने बोला कि जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज करना इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। क्यों? अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो जो है हम अदर एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर लेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि फिज़िकल एक्सरसाइज गिव्स आर सम इन्जॉयमेंट, हमें इन्जॉयमेंट देता है, एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इम्प्रूविंग आवर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। बट दिस हेल्थ इज़ मेंट टू प्रमोट गुड लाइफ।
एंड दिस इज गुड लाइफ जो है वो किस चीज़ का एंड है, पॉलिटिक्स का एंड है। तो अल्टीमेटली फिजिकल एक्सरसाइज जो हेल्थ वाली चीज़ थी ये कहाँ पे मिलके मर्ज हो गई, पॉलिटिक्स में ही मर्ज हो गई। सिमिलरली ही गिव द एग्जांपल ऑफ एफिशिएंट हाउस होल्ड। ही सेड दैट कि जैसे कि एफिशिएंट हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएट करने में, और वेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट टू, इट इज़ अ मीन्स टू अचीव गुड लाइफ। ठीक है, वेल्थ जो है एक ज़रिया है अच्छी ज़िंदगी को अचीव करने का। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी क्या हुआ, ये भी एक मीन्स हुआ, ये एंड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है, ये सिर्फ ज़रिया है एक अच्छी ज़िंदगी अचीव करने का। और पॉलिटिक्स जो है वो इस चीज़ को, ये जो एंड है ऑफ ह्यूमन लाइफ की, एक अच्छी लाइफ चाहिए, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। इसी बेसिस पे अरिस्टोटल ने बोला कि द एंड्स ऑफ ऑल अदर साइंसेज एंड आर्ट्स लाइक मेडिसिन, मिलिट्री साइंस और इकोनॉमिक्स, दे आर कंसर्न विद सिक्योरिंग गुड लाइफ इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स में ये जो अदर साइंसेज है ये हेल्प करती हैं एक अच्छी लाइफ को जीने पे। लेकिन ऑल अदर साइंसेज एंड आर्ट्स आर दस जस्ट सबऑर्डिनेट टू द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल साइंस के आगे सारी जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, ये जो अदर साइंसेज हैं, फॉर एग्जांपल जो ऊपर हमने देखी मेडिसिन, आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सब पॉलिटिकल साइंस के सबऑर्डिनेट है, पॉलिटिकल साइंस सुपीरियर है। इसीलिए इन्होंने, अरिस्टोटल ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो अरिस्टोटल्स का जो नोशन था ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये आज के टाइम पे फिट नहीं करता है। क्यों नहीं फिट करता है? जैसे अच्छा, अब हम लोग अरिस्टोटल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं कि अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताया। इन्होंने बोला कि सिर्फ नॉट ओनली ड्यूटीज़ ऑफ ऑल सिटीजन, अरिस्टोटल ने सिर्फ सिटीजन्स की ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बोला। ही ऑल्सो सेड दैट कि ही कॉम्प्रीहेंड्स ऑल सोशल रिलेशंस इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने जितने भी सोसाइटी में रिलेशंस हैं उसमें अथॉरिटी के हिसाब से उनको उसको बताया। ठीक है, इन्होंने बोला अरिस्टोटल ने, जैसे कि हस्बैंड का रूल होता है, हस्बैंड्स रूल ओवर, हस्बैंड की अथॉरिटी ओवर वाइफ, फादर की अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन, मास्टर की अथॉरिटी ओवर स्लेव्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट रिलेशंस हैं उनकी अथॉरिटी होती है, ये एक पर्सनल और डेस्पोटिक रूल होता है। ठीक है, उसी तरह स्टेटमेंट की जो अथॉरिटी होती है वो किस पे इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व द रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है ये अपनी अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि फादर, मास्टर, हस्बैंड अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है ओवर देयर रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट, उसी तरह स्टेटमैन भी है अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अरिस्टोटल ने जो पॉलिटिक्स को ये बोला कि स्टेटमैन जो है उसकी अथॉरिटी है ओवर सिटीजन्स। जैसे कि हस्बैंड की अथॉरिटी होती है वाइफ के ऊपर, फादर की अथॉरिटी होती है चिल्ड्रन के ऊपर, मास्टर की अथॉरिटी होती है स्लेव्स के ऊपर, तो इनको इन्होंने सुपीरियर बताया। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स वर इंटाइटल, तो इन्होंने बोला इसीलिए पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो किसको होने चाहिए, फ्री मैंस को होने चाहिए। जैसे कि प्लेटो ने बताया था कि पॉलिटिकल राइट्स वर इंटाइटल टू एक्टिव सिटीजन, उन्होंने टर्म यूज़ किया था प्लेटो ने एक्टिव सिटीजन का, बट एरिस्टोटल ने क्या टर्म यूज़ किया, फ्री मैन। और अब इनके अकॉर्डिंग फ्री मैन कौन थे, फ्री मैन में फीमेल्स वगैरह या स्लेव्स वगैरह नहीं आते थे। ठीक है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर इंटाइटल टू पॉलिटिकल राइट्स। तो जो एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ये अभी मॉडर्न सोसाइटी में फिट नहीं बैठती है। क्यों मॉडर्न सोसाइटी में फिट नहीं कर बैठती है, क्योंकि एरिस्टोटल ने कुछ ही लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए थे। उन्होंने बोला कि क्योंकि जो स्टेट मैनेजमेंट है वो बहुत ही सुपीरियर टास्क है, और स्टेट मैनेजमेंट का जो टास्क है ये सबको नहीं देना चाहिए क्योंकि सब लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, फ्री मैन में वीमेन, उन्होंने बोला कि वीमेन का जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई रोल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट होती हैं टू देयर हस्बैंड्स और देयर फादर्स। तो हस्बैंड्स और फादर्स जो हैं ये लोग दे शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग,
वीमेंस आर नॉट अलाउड। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वीमेंस जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इसीलिए जो एरिस्टोटल की नोशन था पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, ये मॉडर्न सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर एरिस्टोटल एंड प्लेटो में क्या डिफरेंस था ये हमने देख लिया। फिर हमने पॉलिटिक्स कैसे एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस बताया और अदर साइंस को कैसे उसका सबऑर्डिनेट बताया। फिर हमने देखा कि पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोला। पॉलिटिक्स में उन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्होंने सिर्फ फ्री मैन को पॉलिटिकल राइट्स दिए, वीमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, अब हम लोग एरिस्टोटल का आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इन्होंने जैसे कि प्लेटो ने क्या बोला था कि रूल ऑफ प्लेटोस का क्या था, प्लेटो ने बोला था कि रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। ठीक है, बट एरिस्टोटल ने क्या बोला कि किसका रूल होना चाहिए, लॉ का रूल होना चाहिए। इन्होंने लॉ को प्रायोरिटी दी, क्योंकि मैंने बताया ना अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि प्लेटो क्या थे, आइडियलिस्टिक थे, वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। बट एरिस्टोटल वॉज प्रैग्मेटिक, वो प्रैक्टिकल पर्सन थे और उन्होंने इसीलिए लॉ को प्रायोरिटी दी। और इसी चीज़ पे एरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ भी किया था। ठीक है, इसीलिए लेटर ऑन जब प्लेटो ने, आप इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इससे पहले वाले 2 लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एरिस्टोटल अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने उन 2 लेक्चर में प्लेटो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनकी सारी थ्योरीज, उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी क्या थिंकिंग थी, उनका क्या पॉलिटिकल थॉट था, वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लेटो को पढ़ने के बाद ही आप एरिस्टोटल का लेक्चर देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है। ठीक है, सो जो प्लेटो ने बोला था कि फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए, बट एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल मतलब लाइफ में ऐसा फिलोसफर किंग को अचीव करना या ऐसा आइडियल स्टेट को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सो ही गेव द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का आइडिया दिया। और ये जो रूल ऑफ लॉ का आइडिया एरिस्टोटल ने दिया था, इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो इट इज़ रेलिवेंट, अभी भी ये रेलिवेंट है एंड रूल ऑफ लॉ ही चल रहा है। ठीक है, सो एरिस्टोटल कंसिडर्ड लॉ इज़ अ रीज़न विदाउट पैशन, उन्होंने बोला कि लॉ एक ऐसा रीज़न है जिसमें कोई पैशन नहीं। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लॉ को फॉलो करेंगे तो लॉ में किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं मतलब होगा। ठीक है, लॉ जो बनेगा वो सबके इंटरेस्ट को देखकर बनेगा, इसीलिए लॉ इज़ अ रीज़न विदाउट पैशन। अगर फिलोसफर किंग या कोई सिंगल पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स रूल करेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। ठीक है, बट लॉ अगर बनेगा तो लॉ विल बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स इन अ कंट्री। ठीक है, दैट्स वाई ही कंसिडर्ड दैट द रूल ऑफ लॉ इज़ द बेस्ट थिंग। हैंस ही प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी मिसयूज ऑफ पावर्स बाय रूलर्स। ठीक है, क्योंकि अगर लॉ का रूल रहेगा, अगर कानून के अकॉर्डिंग सोसाइटी में कानून के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी तो उससे क्या होगा कि जो रूलर्स हैं उनके जो अपना आर्बिट्ररी पावर्स यूज़ करते हैं या पावर्स को मिसयूज़ करते हैं उससे लोगों को बचाया जा सकेगा अगर रूल ऑफ लॉ रहेगा। इसीलिए ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस डिफरेंट स्टेट के उन्होंने स्टडी किए थे और उनके बेसिस पे उन्होंने फिर बेस्ट थिंग बताइए कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें वेरियस लॉज होने चाहिए और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Aristotle was the father of political science also, and Aristotle was the father of constitutionalism also. He compared rule of law with the rule of philosopher king. मैंने बताया ना कि ये जो रूल ऑफ फिलोसफर किंग था ये किसने दिया था, ये प्लेटो ने दिया था। जब प्लेटो वाला लेक्चर देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने रूल ऑफ फिलोसफर किंग को कैसे मैंने समझाया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस समझाया, थ्योरी ऑफ एडुकेशन समझाया और उन दोनों चीज़ों से फिलोसफर किंग कैसे उसका रूल डेवलप होगा ये मैंने बताया था प्लेटो के लेक्चर में। तो
उन्होंने ये जो रूल ऑफ फिलोसफर किंग है उससे को कंपेयर किया विद द रूल ऑफ लॉ, और उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सुपीरियर है, क्योंकि फिलोसफर किंग का अगर रूल रहेगा तो वो मे भी आर्बिट्रेरी मिसयूज मतलब मिसयूज़ कर दे सकता है अपने पावर को, उसका खुद का पैशन हो सकता है, एंड टू फाइंड आउट टू सर्च अ फिलोसफर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन प्रैक्टिकल सेंस। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो रूल ऑफ लॉ है इट इज़ सुपीरियर। ही क्रिटिसाइज द प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ फिलोसफर किंग। इन्होंने जो फिलोसफर किंग जो प्लेटो ने दिया था आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग, इसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो सी, एरिस्टोटल वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो बट ही वॉज द क्रिटिक ऑल्सो। ठीक, समझ में आ रहा है क्यों कहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया उन्होंने। एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट था, ये जो मैं ग्रीन पेन से लिखती हूँ ना, ये स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये एज इट इज़ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सपोज आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड फिर 4 ऑप्शन दिए पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स के नेम होंगे, और वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। सो एरिस्टोटल ने बोला कि रूलर्स मस्ट बी द सर्वेंट ऑफ द लॉज बिकॉज लॉ इज़ ऑर्डर एंड गुड लॉ इज़ गुड ऑर्डर, ठीक है। एरिस्टोटल ने बोला कि जो रूलर्स हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं, वो लोग लॉज के सर्वेंट होने चाहिए, मतलब उनको भी कानून के अकॉर्डिंग उनके रूलिंग पावर होनी चाहिए, वो उनका रूलिंग जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो रूलर्स मस्ट बी द सर्वेंट्स ऑफ द लॉज, ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल का था। इन्होंने बोला क्योंकि लॉ क्या है, एक ऑर्डर है, और एक अच्छा लॉ अगर बनाएंगे तो सोसाइटी में एक अच्छा ऑर्डर रहेगा, गुड ऑर्डर रहेगा, ठीक है। लॉ रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विजडम। इन्होंने ये भी बोला लॉ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ जो है वो कलेक्टिव विजडम है, क्योंकि लॉ जब कोई कानून बनता है तो उस पर बहुत लोग विचार विमर्श करते हैं, और कई सालों से एक तरह से क्या प्रॉब्लम्स हुई, जैसे इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट लॉ हो सकता था या बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती थी वो इन्होंने बताया। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि लॉ जो है वो एक कलेक्टिव विजडम को रिप्रेजेंट करती है, ना कि किसी, क्योंकि अगर हम फिलोसफर किंग का रूल कर होगा जैसे कि प्लेटो ने बोला, तो वो एक पर्सन रूल करेगा पूरे स्टेट पे अकॉर्डिंग टू हिज विजडम, हिज और हर विजडम। तो एक पर्सन के विजडम के कंपैरिजन कलेक्टिव विजडम जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है और ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, और क्योंकि लॉ जो है वो कलेक्टिव विजडम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ इज़ सुपीरियर टू द रूल ऑफ फिलोसफर किंग। एंड एरिस्टोटल ने ये भी बोला कि जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल तरीका है वो यही है, रूल ऑफ लॉ, जैसे कि बल्कि जो प्लेटो ने जो आइडियल या बेस्ट आइडियल स्टेट बताया था, इसके कंपैरिजन में एरिस्टोटल का जो रूल ऑफ लॉ है वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिकेबल थिंग है। ही सजेस्ट दैट वी शुड नॉट प्रैक्टिस गुड फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट बिकॉज द बेस्ट इज़ अनअचीवेबल। ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या है, देखिए ये जो नोट्स है ना बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स है। सबसे पहली बात, इसमें एक तरह से सब कुछ इंक्लूडेड है, प्लस इसमें ओपी गाबा, ये जो नोट्स हैं ये ओपी गाबा को की बुक जो है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, उसका भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने पॉइंट फॉर्म में इसमें इंक्लूड कर रखा है। आपको बस क्या है कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझना है, इसके नोट्स बनाने, और फिर अगर आप फिर उसके बाद जब ओपी गाबा को रीड करेंगे ना तो आपको बेटर क्लैरिटी से समझ में आएगी, ओके, ठीक। तो ये देखिए ये जो लाइन है, हर एक लाइन का मतलब है, वी शुड नॉट प्रैक्टिस गुड फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट। इन्होंने बोला कि हम लोगों को जो है बहुत अच्छा अचीव करने के चक्कर में, जो हम मतलब बेस्ट अचीव करने के चक्कर में हम गुड को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बेस्ट को अचीव करना अनअचीवेबल है, उसको थोड़ा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। जैसे कि प्लेटो ने बहुत ही आइडियलिस्टिक बात बोल दी थी कि हमें फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक है, बहुत ही अनअचीवेबल है। वो बेस्ट तो था बट वो अनअचीवेबल है, तो वी शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट, ठीक है। इसीलिए हमें रूल ऑफ लॉ एक मिडिल पाथ को चूज़ करना चाहिए, ना कि हमें बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाना चाहिए। ये एरिस्टोटल का थॉट था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग एरिस्टोटल की एक दूसरी नई थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट। इन्होंने स्टेट के बारे में क्या एरिस्टोटल ने बोला, ठीक है।
देखिए ये प्लेटो का भी लेक्चर मैंने पार्ट्स में बनाया था, ये एरिस्टोटल का भी लेक्चर मैं पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ है इनकी थ्योरीज को समझाने के लिए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल जल्दबाजी में इसको जल्दी जल्दी समझा दूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक चीज़ पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये यूजीसी स्टूडेंट्स के साथ साथ यूपीएससी स्टूडेंट्स के भी लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ स्टेट, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी वो क्या थी, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले प्लेटो की नहीं, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल ने बोला कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इन्होंने भी स्टेट को नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताया, मतलब नेचुरली, जैसे कि प्लेटो ने भी इसको नेचुरली बोला था, उसी तरह एरिस्टोटल ने भी इसको नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताया। इन्होंने बोला कि स्टेट इज़ नेसेसरी एज वेल एज नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स। ये सब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट। ये बहुत, देखिए ये जो स्टेटमेंट 5 मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये 5 स्टेटमेंट यूपीएससी में तो इससे क्वेश्चंस भी आए हैं, और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये 5 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यूजीसी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि एरिस्टोटल ने बोला कि जैसे कि मैन एंड वीमेन, जब मैन और वीमेन दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फैमिली, जब मैन और वीमेन मिलते हैं उनके, तो वो क्या बन जाता है, एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। दैट फैमिली, द ग्रुप ऑफ फैमिली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, विलेज कम्युनिटी। फैमिली, डिफरेंट फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, विलेज कम्युनिटी बनाती हैं, एंड डिफरेंट विलेज कम्युनिटीज फॉर्म व्हाट, सिटी स्टेट। तो फैमिली किससे बनती है, मैन एंड वीमेन से मिलने से, और डिफरेंट फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं, विलेज कम्युनिटीज़ बनाती हैं, और डिफरेंट विलेज कम्युनिटीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, सिटी या फिर स्टेट बनाती हैं, ठीक है। सो इस तरह स्टेट बनता है। तो स्टेट जो है वो एक नेचुरल हो गया कि नहीं हो गया, स्टेट कोई अलग से ये नहीं है, ये नेचुरल बन जाता है, ठीक है। इट इज़ नेचुरल एसोसिएशन एज फैमिली और विलेज कम्युनिटी जैसे नेचुरल है, वैसे कि स्टेट भी नेचुरल है। स्टेट किस लिए है, स्टेट इज़ मेंट टू सिक्योर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड लाइफ। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग बताया कि वो लोग दोनों लोग, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, दोनों किस चीज़ पे बिलीव करते थे, कि स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो किस लिए ज़रूरी है, और स्टेट किस लिए है, टू सिक्योर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गुड लाइफ। अब इन्होंने स्टेट को और कैसे बताया एरिस्टोटल ने बोला कि मैन इज़ बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। इन्होंने मैन को क्या बताया कि मैन जो है स्वभाव से एक पॉलिटिकल एनिमल है, मतलब वो सोसाइटी में रहता है तो वो सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। गॉड हैज़ नॉट मेड ह्यूमन्स एज सेल्फ सफिशिएंट। लिविंग विद इन एन एसोसिएशन इज़ द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला कि इंसान जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो एक एसोसिएशन में, एक फैमिली और विलेज कम्युनिटी और सिटी स्टेट में रहता है, तो वो डिपेंडेंट है इन सोसाइटी पे कि जो इसीलिए मैन को क्या बताया कि वो स्वभाव से एक पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अपनी फैमिली को कंसिडर करें तो वी आर डिपेंडेंट ऑन like mother is dependent on father, father is dependent on mother, children are dependent on father and mother, ठीक। and now this whole family is dependent upon what, बाहर से कोई सामान लाना है, कुछ इकोनॉमी, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वो अदर से डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो सब लोग इंटरडिपेंडेंट है हर के, तो हम लोग वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। सो मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या दिया, द मैन हु कैन नॉट लिव विदाउट द स्टेट इज़ इधर, हु कैन लिव विदाउट द स्टेट इज़ इधर बीस्ट और गॉड बट कैन नॉट बी अ मैन। ये देखो इन्होंने अरिस्टोटल ने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट ये दिया कि जो व्यक्ति अगर स्टेट के बिना रह सकता है तो या तो वो बीस्ट होगा या तो वो भगवान है, वो एक इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। इंसान जो है वो व्यक्ति जो है वो सोसाइटी पे डिपेंडेंट होता है, स्टेट पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना स्टेट के रह ले रहा है तो या तो वो बीस्ट है या तो वो गॉड है,
ठीक है। फिर उन्होंने स्टेट को ये भी बोला कि स्टेट क्या है, स्टेट एक्चुअली में जैसे मैंने ऊपर अभी यहाँ पे समझाया, स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज और विलेज को मिलकर स्टेट बना हुआ है, तो स्टेट नेचुरल भी है और इट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज। फोर्थ स्टेटमेंट उनका जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर, स्टेट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, मतलब सारी एसोसिएशंस को मिलाकर स्टेट बना है, तो स्टेट सबसे बड़ी एसोसिएशन है एंड स्टेट में सभी लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और इन्होंने फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोला कि क्रोनोलॉजिकली मैन जो है वो प्रायर तो है, अगर हम हिस्टोरिकली या क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो मैन पहले आया स्टेट के, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो स्टेट जो है वो पहले आया, जो आइडिया ऑफ स्टेट है वो मैन से पहले आ गया, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ भी बोली। और इन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है वो एक तरह से व्यक्ति के नेचुरल नीड्स, मैन के नेचुरल नीड्स में ही होता है। मतलब उन्होंने बोला कि इंसान को ज़रूरत ही है, उनको नेचुरल ज़रूरत है स्टेट की, तो इसीलिए ओरिजिन जो स्टेट का ओरिजिन है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। तो इसी तरह इन्होंने एक तरह से स्टेट की क्या ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ही गेव दिस ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक मतलब कि नेचुरल है, स्टेट जो है वो नेचुरल है, स्टेट की ज़रूरत एक तरीके से इंसान को है ही है। इन्होंने टेलोलॉजिकल आर्गूमेंट भी दिया। व्हाट इज़ टेलोलॉजिकल आर्गूमेंट? टेलोलॉजिकल आर्गूमेंट मतलब हम आउटकम एंड की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा एक व्यक्ति डिफरेंट ऑर्गन को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसी तरह स्टेट जो है वो डिफरेंट फैमिलीज़ और विलेज कम्युनिटीज़ को मिलाकर स्टेट एक बिगेस्ट एसोसिएशन है, उस तरह से बनता है। तो इसीलिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है एंड स्टेट इज़ वेरी important and state is prior to individual, ठीक है। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय एरिस्टोटल। तो इन्होंने एरिस्टोटल ने स्टेट को सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बताया और नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए, these 5 statement are very important statement under the theory of state given by Aristotle. Okay, so this अभी इन दिस लेक्चर ये इतना ही मैं बताऊंगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी डिफरेंट लाइक फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी के बारे में अरिस्टोटल ने क्या बताया, उनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जस्टिस एंड इक्वलिटी के बारे में अरिस्टोटल ने क्या बताया। सो बहुत कुछ अभी है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। Please like, share and subscribe this channel. Okay, and for any query please comment.